नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सोनी और इस वक्त मैं मौजूद हूं जन सरोकार की खबरों से वास्ता रखने वाले गांव के लोग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज से ही नहीं बल्कि कई सालों से लोग यह कहते आए हैं कि यदि हमारी नीयत साफ नहीं है तो उसका खामियाजा देर सवेर भुगतना ही पड़ता है। जो लोग नैतिकता के पक्षधर हैं वे भी यह मानते हैं कि यदि हम किसी का जानबूझकर अपमान करते हैं तो देर सवेर अपमान करने वालों का अपमान भी देखने को मिलता है। स्वाधीनता दिवस के दिन देश में जो कुछ घटित हुआ उसे पूरे देश ने देखा है। देश के लोगों ने देखा है कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष दिल्ली में आयोजित स्वाधीनता समारोह में शिरकत करने गए थे, लेकिन उन्हें पहली पंक्ति के बजाय पांचवी पंक्ति में बिठा दिया गया, जबकि जो प्रोटोकॉल है वो ये कहता है कि चाहे राज्यसभा का नेता प्रतिपक्ष हो या फिर लोकसभा का, दोनों सदनों में जो विपक्ष के नेता होते हैं उन्हें जो सीट मिलती है वो पहली पंक्ति पर ही मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी को पांचवी पंक्ति में जगह दी गई। हालांकि इस मामले को लेकर रक्षा मंत्रालय ने सफाई दी है। मंत्रालय का कहना है कि ओलंपिक खिलाड़ियों को जगह देने की वजह से ऐसा किया गया था, लेकिन बहुत से लोगों को जो है वो मंत्रालय की तरफ से जो ये सफाई आई थी वह कुछ जमी नहीं। इधर राहुल गांधी के अपमान के बाद कांग्रेस जो है वो आग बबूला हो गई है। दरअसल काफी सालों के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब लाल किले पर स्वाधीनता दिवस के मुख्य समारोह में लोकसभा में विपक्ष के नेता को शामिल होने का मौका मिला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2014 और 2019 के चुनाव में कांग्रेस को इतनी सीट नहीं मिल पाई थी कि पार्टी के किसी भी नेता को लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा मिल जाता। अब जबकि दर्जा मिला है तो सत्ता पक्ष पर्याप्त सम्मान देने में कोताही बरत रहा है। राजनीतिक प्रेक्षकों का कहना है कि राहुल गांधी के अपमान का ये जो मसला है ये कोई पहला मसला नहीं है। जब उन्होंने संसद में अंबानी और अडानी के खिलाफ मोर्चा खोला था तब उन्हें सांसद पद से बर्खास्त कर दिया गया था, और तब भी देश की एक बड़ी आबादी ने यही माना था कि उनके साथ ज्यादती की गई है। लंबे समय तक भाजपा का जो आईटी सेल है उनके बयानों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करता रहा है और उन्हें पप्पू और चप्पू साबित करने की कवायद चलती रही है। तब भी ये साफ तौर पर दिखाई देता रहा है कि उन्हें अपमानित ही किया जाता रहा है। देश में नफरती गैंग और गोदी मीडिया से जुड़े हुए लोग अब भी इस कवायद में लगे रहते हैं कि राहुल गांधी को कैसे कटघरे में खड़ा किया जाए। वैसे ये कम आश्चर्यजनक बात नहीं है कि जिस मीडिया को सत्ता पक्ष से सवाल पूछना चाहिए वह सत्ता पक्ष को तो बचाता है, लेकिन राहुल गांधी से सवाल जरूर पूछा जाता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने वैसा क्यों किया। पूरी दुनिया में अगर यदि नमूनों को यदि हमें कहीं देखना है तो इसकी बानगी केवल हिंदुस्तान के मीडिया में ही देखी जा सकती है। कभी जो है वो भारत का जो मीडिया है वो अपनी सच्ची और बेबाक खबरों के लिए दुनिया भर में सम्मान पाया करता था, उसका सम्मान होता था। लेकिन अब भारत का जो मीडिया है वो हास्य, मनोरंजन और दया का पात्र बनकर रह गया है। बहरहाल राहुल गांधी के अपमान पर कई तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पीछे बिठाना प्रधानमंत्री की कुंठा को प्रदर्शित करता है और यह भी दर्शाता है कि सरकार को लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराओं की जरा भी परवाह नहीं है। कांग्रेस की सोशल मीडिया प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि जो सरकार है वो राहुल गांधी से घबराती है क्योंकि वे सरकार पर सीधा सीधा हमला करते हैं। कांग्रेस के ही केसी वेणुगोपाल का भी ये कहना है कि ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मान मिलना ही चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन अमित शाह और निर्मला सीतारमण जैसे केंद्रीय मंत्रियों को खिलाड़ियों से आगे की सीट क्यों दी गई यह समझ से परे है। कांग्रेस नेता विवेक तन्खा का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष की जो स्थिति होती है वो किसी भी कैबिनेट मंत्री से ऊपर होती है, लेकिन रक्षा मंत्रालय का इतना तुच्छ व्यवहार समझ से परे है।
छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल ने भी राहुल गांधी के अपमान को लोकतंत्र का अपमान करार दिया है। ये परपीड़क लोग हैं, दूसरे को पीड़ा पहुंचा के अपमानित करके ये लोग खुश होते हैं। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रथम पंक्ति में उसको स्थान होना चाहिए था, लेकिन उनको तो अब क्योंकि लोकसभा में लड़ नहीं पा रहे हैं, सड़क में नहीं लड़ पा रहे हैं, तो अपमानित करो। इसके अपमान करने से ये जो 6वें नंबर लाइन में ठाक रखे, उससे राहुल गांधी की इज्जत बढ़ गई है। छोटापन सरकार का दिखा मोदी जी और कैबिनेट। दोस्तों, सोशल मीडिया में इस मसले को लेकर के बहुत सारी टिप्पणियां चल रही है और मैंने बहुत सारी टिप्पणियों का यहाँ इस वीडियो में उल्लेख नहीं किया है, फिर भी 2-4 टिप्पणियों का जिक्र यहाँ कर देता हूँ। एक्स हैंडल पर एक यूजर ने लिखा है कि राहुल गांधी को 5वीं लाइन पर बिठाकर भाजपा के लोगों ने अपने बदरंग चेहरे पर और ज्यादा कालिख मल ली है। एक यूजर ने लिखा है कि यदि राहुल गांधी बुजुर्ग आदमी के चलते हुए भाषण के बीच 5वीं लाइन को छोड़कर पांव पांव चलते हुए 50वीं लाइन में जनता के बीच चले जाते तब क्या होता। किले के बुर्ज से उबाऊ भाषण देते हुए बुजुर्गवार को जो थोड़ा बहुत अटेंशन मिल रहा था वह भी खत्म हो जाता। दोस्तों, इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर एक बार फिर हर घर तिरंगा अभियान चलाने की मुहिम छेड़ी गई तो सोशल मीडिया में यह सवाल फिर से उठा कि जिस आरएसएस ने तिरंगे को कभी मान्यता नहीं दी, तिरंगे के 3 रंग को हमेशा से आरएसएस ने अशुभ माना और 52 सालों तक अपने कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहराया, तब संघ के लोग हर घर में तिरंगे को फहराने की बात क्यों कर रहे हैं और उसका औचित्य क्या है। खैर, तिरंगे का सम्मान हर नागरिक का फर्ज है, तो तमाम तरह के वाद विवाद और प्रतिवाद के बीच जिनको तिरंगा फहराना था उन्होंने तिरंगा फहराया, तिरंगे के साथ अपनी तस्वीर लगाई और सोशल मीडिया में उसे पोस्ट भी किया, और जिनको सवाल उठाना था उन्होंने सवाल भी उठाया। सोशल मीडिया में मोदी समर्थकों और विरोधियों के बीच तीखी बहस देखने सुनने को मिली। मोदी समर्थकों का कहना था कि तिरंगा उनकी शान है, तो विरोधियों का तर्क था कि सरसंघ संचालक गोलवरकर ने संघ के कार्यकर्ताओं को अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान में भाग लेने से रोका था। वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेजों को आंदोलन कुचलने में मदद देने का आश्वासन दिया था। विरोधियों का तर्क था कि जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सेदारी दर्ज नहीं की, जो लोग शहीदों को सलामी देने से बचते रहे हैं, उन्हें तिरंगा फहराने का या हर घर तिरंगा जो अभियान है वो चलाने का ढोंग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस बीच गुजरात के सुरेंद्रनगर में मौजूद एक सरकारी स्कूल के छात्रों को ऐसी टी-शर्ट पहनाकर तिरंगा यात्रा निकाल दी गई जिसमें अंग्रेजों से माफी मांगने वाले सावरकर की तस्वीर छपी थी। जब यह बात कांग्रेस सेवा दल के लोगों को पता चली तो उन्होंने इसका विरोध किया, विरोध जताया, लेकिन पुलिस ने कांग्रेस सेवा दल के लोगों के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया है। कांग्रेस सेवा दल के लोगों पर यह आरोप है कि उन्होंने सांगानी गांव के प्राइमरी स्कूल के प्राचार्य और टीचर्स को उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोका। यह सब देखकर तो यही लगता है कि इस देश में जो कुछ हो जाए वही कम है। वैसे दोस्तों, मोदी ने कुछ समय पहले हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की घोषणा भी की थी, लेकिन रोजी रोटी की जद्दोजहद में जुटे लोगों को इस विभीषिका की इस बार जरा भी याद नहीं आई, यानी सोशल मीडिया में इसका उफान देखने को नहीं मिला। दोस्तों, इस बीच एक विभत्स घटना ने देश को हिलाकर रख दिया है। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या के बाद देश भर के जो चिकित्सक हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। हालांकि घटना के एक आरोपी संजय राय को गिरफ्तार कर लिया गया है, बावजूद इसके जो घटना घटी है वो बर्दाश्त के बाहर है। महिला चिकित्सक के साथ रेप की घटना के बाद पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार आरोपों के कटघरे में खड़ी हो गई है। ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर जनता लानत पर लानत भेज रही है। चूंकि घटना बेहद अफसोसजनक है, इसलिए
जो लानतें भेजी जा रही है वो जायज़ भी है और थोड़ी कम भी। वैसे तो देश के हर हिस्से में महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षित रहना ही चाहिए, लेकिन एक महिला मुख्यमंत्री के शासनकाल में अगर लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं तो इसे क्या माना जाएगा? इसे शर्मनाक ही माना जाना चाहिए। बेहद दुर्भाग्य की बात है कि घटना के बाद देश में राजनीति देखने को मिल रही है। घटना के बाद बंगाल की एक सांसद महुआ मोइत्रा ने अपने एक्स हैंडल पर सवाल पूछने वाले कई लोगों को ब्लॉक कर दिया। जब उन्होंने ब्लॉक किया तो ये सवाल उठा कि स्त्रियों के प्रति उनकी हमदर्दी अब कहां चली गई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी थोड़ी विलंब से आई तो लोगों ने कहा कि वे इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए लोगों से हमदर्दी रख रहे हैं और उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच बिहार के मुजफ्फरनगर में भी एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना हुई और फिर उसकी हत्या कर दी गई। दोनों ही घटनाओं में एक कॉमन बात यह थी कि दोनों ही घटनाओं के मुख्य आरोपियों का नाम संजय है। महिलाओं और बच्चियों के यौन शोषण या फिर उसके साथ दुष्कर्म की जो घटनाएं होती है उस पर बहुत सेलेक्टिव होकर विरोध करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और किसी भी राजनीतिक दल को नहीं होनी चाहिए। मणिपुर की घटना पर मुखर विरोध तो देखने को मिला था, लेकिन इस विरोध में सत्ता पक्ष की आवाज शामिल नहीं थी। बहरहाल यह सवाल अब भी मुंह बाएं खड़ा है कि सरकारें चाहे किसी की भी हो, देश में महिलाएं और लड़कियां असुरक्षित हैं। क्या बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा केवल एक नारा ही बनकर रह गया है? दोस्तों, इस नारे के बीच एक खबर और है जो सोशल मीडिया में तैर रही है, और वह खबर यह है कि लड़कियों और महिलाओं से बलात्कार के मामले में जेल में बंद रहे बापू आसाराम और राम रहीम को जेल से कुछ दिन बाहर रहने की इजाजत मिल गई है, छूट मिल गई है। राम रहीम ने तो पैरोल में छूटने का एक तरह से रिकॉर्ड ही बना लिया है, लेकिन आसूमल थाऊमल सिरुमलानी उर्फ बापू आसाराम उम्र कैद की सजा पाने के बाद पहली बार जेल से बाहर आए हैं। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आप सबसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।